नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत कर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। धान खरीदी को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों में प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। श्रमिक कल्याण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 नए श्रमिक कानून लागू किए गए हैं जो मजदूरों के हित में हैं। अरुण साव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे करने जा रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि देशव्यापी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। जहां तक नक्सल उन्मूलन का प्रश्न है, नक्सलियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं कि जब भी चाहे हथियार छोड़े और मुख्य धारा में लौटे, और ये पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है कि हिंसा का रास्ता छोड़े, मुख्य धारा में आए। सरकार ने उनके लिए अच्छी योजना भी बनाई है, पर यदि नहीं छोड़ेंगे तो जो सुरक्षा बल की कार्यवाही है, सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़कर कार्यवाहियां कर रहे हैं, तो वो कार्यवाहियां चलेगी। देखिए, इनके कांग्रेस के नेताओं के मन में वही सब चलता है जो इन्होंने किया है, किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार। जबकि हमारी सरकार शुरू दिन से किसानों के धान खरीदी समय पर स्टार्ट हो, किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की गई है और धान की खरीदी का काम सुचारू रूप से सभी धान खरीदी केंद्रों में चल रही है और संतुष्ट होकर किसान अपना धान लेकर समितियों में आ रहे हैं। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सरकार ने की है। ये वही गैंग है जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे ये भी पूरे देश ने देखा है। पर ये इनकी मानसिकता बार बार उजागर होती है, और पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ी सबक सिखाने के लिए तैयार है। देश के खिलाफ सोचने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होगी। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरा होने जा रहा है। इन 2 सालों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का काम, उसकी योजना बनी है। आने वाले समय में इसे लेकर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित निर्णय हुआ है, जब देश में 4 नए श्रमिक कानून लागू हुए हैं। श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। 29 अलग अलग कानूनों को समाप्त करके 4 नए कानून, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा संहिता, और ऐसे पूरे 4 नए कानून लाकर श्रमिकों को सुरक्षा, निश्चित वेतन, उनके कार्य दिवस, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता, महिलाओं को समान वेतन, समान काम, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम, और जो जोखिम भरे काम है उन कामों में श्रमिकों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, नियमित स्वास्थ्य जांच की बात हो। इन सब का प्रावधान करते हुए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन श्रम कानून के क्षेत्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। 40 करोड़ श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी और श्रमिक निश्चिंत होकर, सुरक्षित होकर आगे बढ़ पाएंगे, देश के विकास में योगदान कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय और परिवर्तन आजादी के बाद श्रम के क्षेत्र में हुआ है। दुर्ग में कांग्रेस ने बिजली बिलों की बढ़ती समस्या और उपभोक्ताओं पर बढ़ते बोझ को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया।
कांग्रेस नेताओं ने बिजली कार्यालय के सामने ऊंट लेकर पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान सरकार की 200 यूनिट बिजली माफी योजना बेहद कम है और आम जनता को कोई वास्तविक राहत नहीं मिल रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि 200 यूनिट माफी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। उन्होंने मांग की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को पुनः लागू किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिल सके। कांग्रेस ने सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं की समस्या भी उठाई, जिन पर बिजली बिल और सोलर किस्त दोनों का बोझ बढ़ गया है। प्रदर्शन के दौरान योजनाओं में सुधार की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। देखिए, आज हम लोग ने ऊँट को लेके इसलिए आए हैं बिजली दफ्तर के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने, क्योंकि ये 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना जो लागू की है, जो भूपेश बघेल जी के महती योजना 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को इनने बंद किया। बंद करने के बाद कांग्रेस पार्टी और पूरे आम जनता जब विरोध किए तो 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना इसने लागू किया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज 65 लाख उपभोक्ता में से किसी को फायदा नहीं मिलने वाला इस योजना से। हमारी मांग है 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना लागू किया जाए, इसलिए आज हम लोग ने ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इसलिए ऊंट को लेके आज बिजली दफ्तर कलेक्ट्रेट के सामने आए हैं और ऊंट को जीरा खिलाए हैं ताकि शासन प्रशासन जागे। क्या क्या कुछ मांगे रखी गई है? देखिए, इसमें 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना लागू किया जाए, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए, 20 पैसा प्रति यूनिट जो बिजली बिल इन लोग ने बढ़ाया है उसको भी वापस लिया जाए। ये सब मांगों को लेकर आज हम लोग ने ऊंट को लाके आज प्रदर्शन किया। रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला उजागर किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को श्रीनगर से गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय गैंग देश भर में 200 से अधिक साइबर फ्रॉड मामलों में शामिल रहा है। जानकारी के अनुसार ढिमरापुर निवासी उद्योगपति दंपत्ति ने यूट्यूब पर शेयर ट्रेडिंग से जुड़े फेक विज्ञापन पर भरोसा कर यूके इंडिया चैनल नाम के कॉलर से संपर्क किया। कॉलर ने एक ऐप डाउनलोड करवाकर 20 मई 2025 से 30 अगस्त 2025 तक पीड़ित से विभिन्न खातों में 1 करोड़ से अधिक राशि जमा करवाई। ऐप में कुछ महीनों बाद 42 करोड़ रुपए दिखाए गए, लेकिन रकम निकालने पर आरोपियों ने 5 लाख ब्रोकरेज शुल्क मांगा और भुगतान के बाद सभी संपर्क बंद कर दी। साइबर अपराध के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाता है, जिसमें हमारे द्वारा साइबर सुबह करके जो अभियान चलाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि साइबर ठगी का शिकार ना बना जाए। अगर कोई साइबर ठगी का शिकार बनता है तो उसके अगेंस्ट तत्काल ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट दर्ज किया जाता है और फिर उसमें विवेचना की जाती है। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया था, जिसमें शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के नाम पे फ्रॉड हुआ था। जैसे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक में, इसमें बहुत सारे चैनल आते हैं जो आपको दिखाते हैं कि शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा 30 गुना 40 गुना हो जाएगा, जो कि कभी सत्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसका शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आया जिसमें यूके इंडिया चैनल के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करवाने का लालच दिया गया। साथी को उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया, जिसमें भी जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट दिखते हैं, वो सारे के सारे उसमें भी फ्रॉड होते हैं। और उसने 1 करोड़ 8 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए। जब हमारे संज्ञान में मामला है, उसकी लगातार तफ्तीश की जा रही थी, जिसमें पता चला कि 32.5 लाख रुपए श्रीनगर गए हैं और श्रीनगर के कुछ कुछ जगह से वो विड्रॉ हुए, जिसके लिए विशेष टीम बना के हमारे सीएसपी रायगढ़ मयंक मिश्रा एवं सीएसपी साइबर सेल अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम बनाया गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन किया गया और एक टीम साइबर सेल प्रभारी नासिर खान के नेतृत्व में और कोतवाली थाना की टीम को श्रीनगर भेजा गया। श्रीनगर में जहां जहां से विड्रॉ हुए थे सबकी तफ्तीश की गई और जिसके आधार पर 4 लोगों का जीरोइंग किया गया। ये चारों श्रीनगर के रहने वाले हैं। यासिर चाल्लू, साकिब फारूकदार, मेहराजुद्दीन असई और अरसलान अफान, ये चारों को श्रीनगर से अरेस्ट किया गया, जिन्होंने अपना मामला कबूल किया और 32.5 लाख उनके अकाउंट में आए थे। उन्होंने कैसे टुकड़े टुकड़े में उसको बांटा, अलग अलग अकाउंट में भेजा और वहां से फिर कैसे विड्रॉ किए, वो पूरी डिटेल हमको बताई। उनको अरेस्ट करके यहाँ रायगढ़ लाया गया है और इस मामले में आगे भी विवेचना की कार्रवाई जारी है। पेशेवर लोगों से कई मामले दर्ज हैं इनके सामने। जब इनका अकाउंट और इनसे लिंक्ड अकाउंट चेक किए गए कि ये जो साइबर फ्रॉड का गैंग है वो और भी किसी
लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो देश भर में अलग अलग स्टेट के 200 से ज़्यादा ऐसे साइबर फ्रॉड के मामले रजिस्टर किए गए हैं जिनका पैसा इनके या इनके गैंग के अन्य सदस्यों के अकाउंट्स में गए हैं। बिलासपुर के सेफर्ड स्कूल में फीस विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने 2 महीने की फीस बाकी होने पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को हाफ ईयरली परीक्षा में बैठने से रोक दिया, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि वे हमेशा एक साथ फीस जमा करते रहे हैं, ऐसे बच्चों को परीक्षा से रोकना उनका भविष्य प्रभावित कर सकता है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि फीस से ही स्टाफ की तनख्वाह बनती है और कई टीचर्स महीनों से वेतन नहीं पा रहे। फीस जमा होने पर ही छात्रों को परीक्षा देने दी जाएगी। 12वीं के बच्चे हैं, उन लोग को एग्जाम में पेपर दिलाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम लोग फीस पटा लिए हैं, सितंबर तक का, अक्टूबर और नवंबर बस का नहीं पटा है। अब हमारे बच्चे का 11वीं का मतलब ओपन वाला वो लिए रख लिए हैं और फिर देंगे 15 दिन में, बोले हम लोग को नहीं दे रही हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ज़रूरत है, नहीं पढ़ा है यहाँ, तो हम लोग को यहाँ से टीसी को मतलब निकलवाना है। हमको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, एक साल नहीं पढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं, बैठेंगे नहीं बच्चे को परीक्षा? बच्चे को नहीं बैठाएंगे क्योंकि हमारे 2 बच्चे आए थे भैया, उनको भगा दिए, रोते हुए बच्चे चले गए। तो इसीलिए हम लोग एकदम से वो कर अपना यहाँ आए थे। हम बोले कि कैसे ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर हम लोग का मतलब टीसी दीजिएगा। जी मैडम बताएंगे कि कई बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर सर, जिनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को बैठने दिया जाएगा, लेकिन क्या है कुछ बच्चों का साल भर फीस नहीं आया है ना। हमारे टीचर जो है वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अब उनको सैलरी मैं कहाँ से दूंगी? जब तक बच्चों का फीस नहीं आएगा तो मैं कैसे सैलरी दूंगी? इसलिए बच्चों को वो किया जा रहा है कि आप लोग फीस दीजिए। थोड़ी देर के लिए उनको बाहर भी निकाला गया कि आप लोग फीस के लिए बात करिए पेरेंट्स से। वो बात भी हो रही है, लेकिन वही है कि अब परेशान तो मैं हूँ ना, क्योंकि मेरे टीचर मेरे पास आएंगे सैलरी के लिए, तो मैं उनको सैलरी कहाँ से दूंगी? तो बच्चों को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मैडम फीस के लिए किसी बच्चे को परीक्षा में ना बैठने देना है गलत? नहीं, बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको वंचित नहीं किया जाएगा परीक्षा से। परीक्षा देंगे बच्चे, लेकिन उनके पेरेंट्स आके बात करेंगे कि हम फीस कब तक देंगे, तभी हम उनसे बात करके बच्चों को ज़रूर बैठाएंगे, ऐसा नहीं कि वंचित कर देंगे। और मैडम एक परिजन का आरोप है कि 10वीं क्लास की उनकी छात्रा का रिजल्ट, ओरिजिनल रिजल्ट स्कूल प्रबंधन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उसमें क्या? नहीं, ऐसा ये बात गलत है, प्रबंधन के पास नहीं है ये रिजल्ट। इनका क्या है, इनकी बेटी जो थी समिता पांडे है ना, वो 10वीं पास हुई है ओपन से। अब वो ओपन वालों का ये रूल्स है, अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल से अपने को रूल्स मिला है कि उनका ग्राह्यता कराना ज़रूरी है। तो ग्राह्यता के लिए उनका पूरा मार्कशीट ओरिजिनल जो है वो बोर्ड ऑफिस गया है, वहीं जमा है। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा नूतन सैमुअल। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित इल्यूम बार की पार्किंग में देर रात मारपीट और चाकूबाजी का मामला सामने आया है। डांस के दौरान नीलेश गेंदले द्वारा शिवानी खूंटे से कथित छेड़छाड़ पर दोनों के बीच थप्पड़बाजी हुई, जिसके बाद बाउंसरों ने उन्हें बाहर कर दिया। पार्किंग में विवाद बढ़ा तो शिवानी के पक्ष से पहुंचे प्रशांत कश्यप, आयुष यादव और यश तिवारी ने नीलेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन नीलेश उलझ पड़ा। इस पर यश ने आवेश में बटनदार चाकू से नीलेश के पेट में वार कर दिया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और रात भर दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया। मामला यही है भैया कि अचानक मेरे साले के जो दोस्त हैं उनके द्वारा घर पे रात में फ़ोन आया, तो फिर फ़ोन आया तो बताया कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, आप सिम्स हॉस्पिटल आ जाइए बोल के। तो हम लोग सिम्स हॉस्पिटल गए, तो वहाँ देखने पे पता चला कि उसको चाकू लगा है। तो उतना टाइम उसको होश वगैरह था नहीं, तो डॉक्टर अपना इलाज वगैरह चालू कर दिए थे। तो फिर उसके जो भी इलाज वगैरह हो रहा था उतना टाइम उसको होश था नहीं। फिर सुबह टाइम ना उसको होश आया। उस बीच में पुलिस वाले सर भी आए थे, उसके बाद पूछताछ किए, उसके बाद उसको होश नहीं था तो चले गए। उसके बाद फिर से दोपहर में जब उसको होश आया तो किसको होश आया, किसको चाकू लगा? नीलेश जो कि मेरा साला है। हाँ, तो उसको होश आया ना, तो फिर वो बताया कि मेरे को चाकू लग गया, कोई मार दिया। फिर मैं बोला क्यों, कौन, कैसे हुआ ऐसा बोल के, तो बताया कि हम लोग कोई बार में गए थे। कौन से बार? सिरगिट्टी का बार बोले भैया, मैं नाम नहीं जानता क्या है, मैं लोकल हूँ भी नहीं, थोड़ा गाँव में रहता हूँ। मैं थोड़ा आया था अपने ससुराल। बार में क्या घटना हुई कुछ बताएं? बार में घटना ऐसा घटा कि ये अपने दोस्तों के साथ गया था, वहाँ से ये अकेले बाथरूम जाने के लिए नीचे आया। शायद तक बाथरूम ऊपर नीचे ऐसा कुछ है।
नीचे आया तो वहाँ कुछ युवक युवती, कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे थी, ऐसा बता रहा था। बाकी तो मैं जानता नहीं, है ना। तो उन लोग थे, तो मैं जब गया तो शायद तक उनके बीच में कुछ वाद विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो इसके बताने के साथ चल रहा था। फिर मेरे को जाने के लिए रोक दिए, और रोके फिर उसके बाद फिर गाली गलौज हाथापाई वगैरह हुआ। तो उस बीच में एक लड़का चाकू मार दिया। अभी क्या हो रहा है? थाने आए? थाने तो FIR वगैरह कराने आए हैं। कितने लोग के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है? मामला वो यहाँ सर ना रात में बता रहे थे कि हम लोग कुछ युवक युवती को उठा के ले गए हैं। तो आप जानते हो क्या? मैं बोला मैं नहीं जानता भाई, मैं ये सब के बारे में नहीं पता। तो वो बता पाएगा क्या बोले? तो मैं बोला अभी तो बताने की स्थिति में है नहीं। तो यहाँ से ना फ़ोटो वगैरह खींच के ले गए थे। तो बाहर में जब उसको होश आया ना, तो बताया ये सब चीज़, ये बातें, और वो ऐसा पहचान करा के दिखाए फ़ोटो से ना, तो वो पहचाने। कितने लोगों को पहचान है? वो 7 लोगों का पहचान किए। तो यहाँ FIR कितने लोग के ऊपर हो रहा है? अब FIR अभी तो हुआ नहीं है, जब होगा तो पता चलेगा। अब वो 4 लोगों का नाम लिए थे, जिसमें एक लड़की 3 लड़के थे। तो हमारा कहना है कि भाई सभी के ऊपर वो कीजिए। अगर कार्रवाई में वो नहीं आ रहे हैं, क्या है कैसे, आप कार्रवाई करने के बाद समझ में आ ही जाएगा कि भाई सही है कि नहीं है। भाई गलत होगा तो कोई क्यों फंसे, और सही होगा तो क्यों कोई बचे। बिलासपुर में प्रेस क्लब चुनाव निरस्त होने के बाद अब चुनाव से पहले जोड़े गए 130 नए पत्रकार सदस्यों की सदस्यता पर विवाद खड़ा हो गया है। पत्रकारों का आरोप है कि वे पिछले 9 महीनों से प्रेस क्लब के विधिवत सदस्य हैं, फिर भी पंजीयक कार्यालय उन्हें मतदान से वंचित कर रहा है। पत्रकारों का कहना है कि कुछ लोग उनके मौलिक अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनकी सदस्यता चुनाव से 180 दिन पहले ही हो चुकी थी। विरोध दर्ज कराने बड़ी संख्या में पत्रकार पंजीयक कार्यालय पहुंचे और चेतावनी दी कि यदि जांच कमेटी नहीं बनी तो वे आंदोलन करने बाध्य होंगे। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहाँ पे बड़ी संख्या में फरियादी आते हैं, पर आज फरियादियों के साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में अब तस्वीर हम देख रहे हैं कि पत्रकार पहुंचे। आइए बात करते हैं लोगों की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को कलेक्ट्रेट में आने की क्या जरूरत पड़ती, क्या समस्या लेके यहाँ पहुंचे। जी आपका नाम बताएं। मैं गोविंद शर्मा, बिलासपुर प्रेस क्लब का नया सदस्य हूँ। ऐसा क्या हो गया? पत्रकार जनता लोगों की आवाज उठाते हैं, आज उन्हें यहाँ पे आना पड़ गया? वो पंजीयक फर्म एवं सोसाइटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि 2025 का जो प्रेस क्लब का चुनाव है उसे रद्द किया जाता है, और इस बेस पर रद्द किया जाता है कि जो 130 सदस्य नए बनाए गए थे, कहीं ना कहीं वो सदस्य अवैध है। जबकि हमारे द्वारा विधिवत जो कहते हैं कि विधिवत जो सहमति होती है या विधिवत कानूनी जो होता है उनका प्रोसीजर है प्रेस क्लब में सदस्यता का, वो हमने पूरा किया है। आज हमें 8 महीने होने जा रहे हैं, उसके आधार पर हमें वोटिंग का भी अधिकार है। लेकिन पंजीयक के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये अवैध है। जो 130 लोग हैं, हम उसी का दस्तावेज आज पंजीयक को देने गए थे। आज उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमने उन्हें संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराया है और ये बोला है कि इस पर एक जांच कमेटी बनाई जाए, जिसपे आप जांच कर लीजिए कि हम वैध हैं कि अवैध हैं। हमारे हिसाब से हम 130 लोग कानूनी तौर पर वोटिंग देने का अधिकार है, और हम ये चाहते हैं कि हमें वोटिंग का अधिकार हो यदि आगे चुनाव होता है तो। जब पत्रकारों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने की रणनीति बनाई गई है, तो अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए पत्रकारों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा जमात है जो समाज के लिए आगे लड़ता है। तो अपने अधिकारों के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या मामला ये है कि एक मंडेटा की लड़ाई चल रही है यहाँ पर, और उस मंडेटा की लड़ाई में जो नए 130 सदस्य बनाए गए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। आज हम पंजीयक के पास आए थे ये शिकायत लेके कि हम विधिवत रूप से हमारी सदस्यता हुई है, और इस सदस्यता को हुए भी 180 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी जो पंजीयक कार्यालय छत्तीसगढ़ है उनके द्वारा इसी बात को आधार बना के नए सदस्यों के मतदान से वंचित रखने के लिए मतदान को रद्द किया गया है, और ये उसी के खिलाफ आज हम शिकायत लेके आए हैं। जो विधिवत कार्रवाई हुई है, जो पहली अधिसूचना जारी हुई थी अक्टूबर 2024 में सदस्य बनाने के लिए, जब अध्यक्षता बनाई गई कमलेश शर्मा जी के नेतृत्व में, और जब उन्होंने 130 सदस्यों की सूची सौंपी, और यहाँ तक कि प्रेस क्लब के द्वारा तय समय के अंदर उप पंजीयक कार्यालय में भी उस 130 सदस्यों की सूची दी गई है। तो हमारा पंजीयक से ये अनुरोध है कि एक जांच कमेटी बनाइए, और जो दस्तावेज हमारे द्वारा उनको दिए गए हैं उनके विधिवत जांच करवाइए, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अभी क्या कुछ आश्वासन?
अभी आज वो अंबिकापुर गए हुए हैं, कल 5 बजे मिलने को उन्होंने बात कही है। कल 5 बजे हम पुनः सबको यहाँ उपस्थित होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे और ये कहेंगे अगर जांच कमेटी बनाकर जांच नहीं करवाते हैं तो आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए भी हम सब साथी तैयार हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर में एक करीब 130 पत्रकारों की संस्था पर सवाल खड़े हो गए। इसे लेकर यहाँ पे बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय में यहाँ पे पहुंचे हैं पत्रकार। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पे करीब 100 से अधिक पत्रकार, इसमें महिला पत्रकार भी है जिनकी संस्था पर अब सवाल खड़े हो गए। आइए महिला पत्रकारों से बात करते हैं कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या हो गया मैडम जी, यहाँ कैसे हैं? सर, हम लोगों को हमारे मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। हमको पहले हमने अभी जो हाल ही चुनाव हुए उसमें हम लीगल थे, लेकिन अब इन्होंने चुनाव भी रद्द कर दिया और जो हम लोगों को अभी वोटिंग का पावर भी हमसे छीन लिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि हमें अभी वोटिंग का पावर अगले आने वाले चुनाव में दिया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमसे पहले वोटिंग के लिए मत मांगने आए थे और अभी यही लोग हमको बोलते हैं कि ये लोग वैध नहीं है, जबकि हमारे पास रिसिप्ट है कि हम 6 महीने पहले ही हमको मेंबरशिप मिली हुई है। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ सोचा आप लोगों ने? हम लोग आंदोलन करने की सोच रहे हैं। अगर इन लोगों ने एक कमेटी गठित नहीं की, इस पे जांच नहीं की, तो हम लोग आने वाले समय में आंदोलन का रूप अख्तियार करें। यहाँ पे बिलासपुर प्रेस क्लब के करीब 130 मेंबर यहाँ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनकी वैध सदस्यता को अवैध करार दे दिया गया। इसके बाद अगर मांग पूरी नहीं होगी, वो पिछले 8 महीने से बिलासपुर प्रेस क्लब के सदस्य हैं जिन्हें अब अवैध घोषित कर दिया गया। इसे लेकर बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ पहुंचे और उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो जल्द बड़ा आंदोलन करने की बात पत्रकार संघ के लोग कर रहे हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।